नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड और मैं हूं पुनीत पाठक। खबरों के इस महा बुलेटिन में दिन की बड़ी खबरों की पूरी खबर लेते हैं और असल खबर क्या है ये हम डिकोड करते हैं। ये सिलसिला शुरू करें। आज भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि, हर भारतीय के लिए गर्व का, इतिहास की तारीख को दर्ज करने का जो दिन है, इसी से शुरुआत करेंगे डिकोड की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो आज नए इतिहास की तरफ कदम बढ़ा चुका है। दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। पहले इस पर रिपोर्ट देखिए, फिर इसके महत्व को डिकोड करेंगे। 2, 1, 0 और ऐसे शुरू हुआ स्पेस में चंद्रयान 3 का सफर। +5 सेकेंड्स। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल। ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा की हैं। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 3 मिशन accomplished. Handing over to mission director. दोपहर 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 स्पेस में रवाना हुआ। लॉन्चिंग के 16वें मिनट में चंद्रयान 3 को रॉकेट ने पृथ्वी के ऑर्बिट में सफलतापूर्वक प्लेस कर दिया। करीब 40 दिन बाद 23 से 24 अगस्त तक चंद्रयान के लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों वहां 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। 615 करोड़ का है। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। वहीं चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की गई। तो चंद्रयान 3 को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। हर भारतीय का यह ख्वाब है, हर भारतीय ने इसके लिए प्रार्थना की। इसके मायने क्या हैं? क्यों चंद्रयान अभियान इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? इसको डिकोड कर रहे हैं। दरअसल 4 साल की मेहनत और इंतजार के बाद इसरो अपने ही अधूरे काम को, जो चंद्रयान 2 के समय रह गया था, इसे अब पूरा कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो अगले 40 से 45 दिनों में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद ऐसा कर पाने में चौथा कामयाब देश बनेगा। उससे भी अहम बात है कि चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का वो पहला देश होगा। वो हमारा चंद्रयान होगा जो वहां ये काम कर पाएगा। अब पूरे चंद्रयान अभियान के महत्व को भी डिकोड कर लें। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। 14 नवंबर को स्पेस क्राफ्ट ने एक मून इंपैक्ट प्रोब की जानबूझकर क्रैश लैंडिंग चंद्रमा की धरती पर कराई ताकि चांद पर पानी होने का पता चल सके। चंद्रयान 1 ने चांद के 3400 चक्कर लगाए और वहां से डेटा कलेक्ट करके हमको भेजा। फिर 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य था एक कदम आगे बढ़ना, चंद्र तल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और वहां के एलिमेंट्स की खोज करना। लेकिन क्रैश लैंडिंग के साथ इसरो का यह ख्वाब टूट गया, जिसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब चंद्रयान 3 पर है। चंद्रयान 3 अभियान की कॉस्ट तकरीबन 615 करोड़ है। इसका पूरी लॉन्चिंग को, हर एक अंग को भारत ने डिजाइन किया गया। इस बार ये कामयाब रहा तो चांद की सतह पर मिट्टी, पानी और तत्वों की खोज मुमकिन हो पाएगी। मिशन पूरा होने के बाद इस सेक्टर में चीन का दबदबा समाप्त होगा। भारतीय वैज्ञानिकों का और मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट का डंका दुनिया में बजेगा। अंतिम बात, 7 सितंबर 2019 की रात 1:40 का वो समय याद कीजिए। इसरो के मिशन कंट्रोल रूम में प्रधानमंत्री समेत पूरा देश सांसें थामकर उस वक्त थोड़ा मायूस हो गया था जब 11 साल की मेहनत के बाद चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम क्रैश हुआ था। उस वक्त इसरो चीफ के सिवन की आंखों में आंसू थे और प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाकर उनको ढांढस दिया था। सारे देश में वो तस्वीरें, बल्कि दुनिया में तस्वीरें चर्चित थी। कहना ये चाहते हैं कि अधूरे सपने की टीस ने ही चंद्रयान 3 की पृष्ठभूमि बनाई, जन्म दिया। वैज्ञानिकों ने और प्रयास किया, मेहनत की, खामियों को दूर किया और अब चंद्रयान 3 जा चुका है। इंतजार है कामयाब होने का, इंतजार है उस तारीख का, उस वक्त का जब हम देश को ये बता पाएंगे, दुनिया को कह पाएंगे कि हमारा चांद पर पहुंचने का, वहां के बारे में जानने का सपना साकार हुआ। एक और बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की यात्रा पर हैं और इस दौरान वहां की राष्ट्रीय दिवस की बैलेस्टिल डे परेड का वो मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा बने हैं। एक तस्वीर, एक रिपोर्ट वहां से भी।
फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर आयोजित बेस्टिल डे परेड में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मोदी का गले लगाकर स्वागत किया। मोदी ने भी सबसे हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। पेरिस की चैम्प्स एलसीज में हुई परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। साथ ही भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट्स ने फ्रांस के लड़ाकू विमानों के साथ फ्लाई पास्ट किया। प्रधानमंत्री ने परेड में भारतीय टुकड़ियों से सलामी ली। भारतीय जवानों की एंट्री पर सारे जहां से अच्छा की धुन सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमर जगताप, नौसैनिक दल का नेतृत्व कमांडर व्रत बघेल ने किया, जबकि फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। इससे पहले 2009 में तत्कालीन भारतीय पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह बेस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए थे। तो अब यहाँ 2 सबसे अहम सवाल हैं जिनको हम डिकोड कर रहे हैं। इस दौरे से भारत को क्या मिलेगा और जिस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट बनकर शामिल हुए वो दरअसल है क्या, उसका क्या महत्व है। फ्रांस के आतिथ्य की तस्वीरें, इसको भी डिकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये बेस्टिल डे क्या है। दरअसल बेस्टिल डे इतिहास के अहम चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसे हम फ्रांस की क्रांति के नाम से पढ़ते रहे, उसका एक प्रतीक है। 18वीं सदी के अंत में फ्रांस के आखिरी राजा लुइस 16वें के राज में एक बड़ा आर्थिक संकट आया। 5 मई 1789 को देश के स्टेट जनरल ने एक मीटिंग बुलाई जिसमें थर्ड स्टेट के लोग यानी आम जनता को शामिल नहीं किया। सरकार के इस कदम से जनता नाराज हो गई, भड़क गई। फ्रांस की जनता ने राजा के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और तब इन तमाम बगावती लोगों को बेस्टिल यानी एक किले नुमा जेल में रखा गया। ये बेस्टिल जेल कठोर शासन का प्रतीक बन गई दुनिया में। 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की जनता ने इस बेस्टिल जेल पर हमला बोला और 7 कैदियों को छुड़ा लिया। इसे ही तानाशाही का राजशाही का अंत माना गया। आज जिस परेड में प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट बने, फ्रांस में इसकी शुरुआत 14 जुलाई 1880 से हो चुकी है। राष्ट्रपति समेत कई डिग्निटरीज इसका हिस्सा बनती हैं। अभी तक केवल 2 बार 1940 से 1944 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के समय और फिर 2020 हाल ही में कोरोना के चलते केवल 2 बार ये परेड कैंसिल की गई। अब जरा फ्रांस के आतिथ्य और हमारे वहां होने के महत्व को भी समझें। दुनिया का सबसे ताकतवर विकसित राष्ट्र है फ्रांस। अगर दुनिया की तेजी से उभरती सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत और उसके प्रधानमंत्री को आमंत्रित करता है तो दुनिया की नजर उस पर होना बड़ा स्वाभाविक है। उसका महत्व अपने आप परिलक्षित होता है। दूसरा, फ्रांस अमूमन अपने राष्ट्रीय दिवस के समारोह में बेस्टिल डे परेड में 1 से ज्यादा विदेशी मेहमानों को आमंत्रित करता है, लेकिन इस साल प्रधानमंत्री मोदी इकलौते विदेशी मेहमान बने। तीसरा, भारत फ्रांस के बीच में डेलीगेशन लेवल की मीटिंग हुई है। फ्रांस की नेशनल असेंबली अध्यक्ष से मुलाकात प्रधानमंत्री ने की है। फिर भारत फ्रांस कारोबारियों के साथ में मीटिंग जारी है। इन सभी बैठकों से भारत को कारोबारी लाभ तो मिलेगा ही, इसके अलावा रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में नए अवसर के द्वार खुलेंगे। मोदी की इस यात्रा में एक और अद्भुत तस्वीर रही है, वो है लूव्र म्यूजियम की छत से एफिल विश्व प्रसिद्ध जो एफिल टावर है वहां पर होने वाली आतिशबाजी का नजारा। जब सारी दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचेंगी तो जाहिर तौर पर इसका महत्व और 2 देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता दुनिया में देखते ही बनेगी। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ भारतीयों को मिले, ये सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने दोनों ने मंशा प्रकट की है। अब आते हैं उन मुद्दों पर जिनकी चर्चा प्रदेश में सर्वाधिक रही। छत्तीसगढ़ में दिन भर पॉलिटिकल हलचल इतनी तेज रही कि शाम होते होते तक सवाल उठा कि ये परिवर्तन खत्म हो गए, अभी और बाकी। छत्तीसगढ़ के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज मंत्री बन गए हैं। 3 मंत्रियों के विभाग बदल गए हैं। दिल्ली में नए प्रदेश अध्यक्ष जाकर आलाकमान से मुलाकात कर चुके हैं। क्या कुछ हुआ है, जरा देखिए रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सियासत में उलटफेर वाली तस्वीरें शुक्रवार को भी दिखाई पड़ी। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के राजभवन की हैं, जहां पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मंत्री पद की शपथ ली। सीनियर मिनिस्टर से लंबी चर्चा के बाद मोहन मरकाम को एसटी, एससी, ओबीसी व अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा 3 मंत्रियों के विभाग में फेरबदल हुआ। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को ऊर्जा विभाग मिला है, जबकि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कृषि और जैव प्रौद्योगिकी विभाग और अरविंद चौबे को शिक्षा और सहकारिता विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
4 साल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका के रूप में संगठन को मजबूती प्रदान करने की जिम्मेदारी थी। अभी छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जनता की उम्मीदें हैं, उनको पूरा करना है और सरकार ने 4 सालों में 4.5 सालों में जो कार्यक्रम आगे तय किए हैं उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। एक तरफ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दिन भर मीटिंग और हलचल का दौर रहा, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर रहे। बैज ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात कर ली है। दीपक बैज शनिवार शाम 4 बजे रायपुर के राजीव भवन में अध्यक्ष पद संभालेंगे। इधर सत्ता और संगठन में हो रहे बदलाव पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने निशाना साधा है। अभी इंतजार करो, बहुत फेरबदल होगा। जब भय पैदा होता है तो फेरबदल स्वाभाविक रूप से होता है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या बदलावों की श्रृंखला में कोई और कड़ी भी जुड़ना बाकी है? तो चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस में होने वाले इस रैपिड बदलावों की श्रृंखला क्या कहती है, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। दिन भर इसकी चर्चा चली। पहली बात, कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो भाजपा को पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का, यानी कांग्रेस को घेरने का एक भी मौका ना दे। मरकाम कोटाए तो सवाल उठाए गए, मरकाम क्या करेंगे? फिर प्रेमसाय सिंह टेकाम का इस्तीफा हुआ तो सवाल उठा कि उन्हें किस बात की सजा मिली। कांग्रेस ने बिना एक भी सिरा छोड़े बदलाव के दौर को जारी रखा। जैसे मरकाम ने शपथ ली, उसके फौरन बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिन भर सीनियर मंत्रियों के साथ मीटिंग करके 3 सीनियर मिनिस्टर के विभागों में बदलाव किया। अहम बात यह कि अटकलें ये थी कि जिम्मेदारियां घटेंगी, लेकिन इसके उलट रविंद्र चौबे और ताम्रध्वज साहू को अतिरिक्त विभाग के प्रभार सौंपे गए। डिप्टी सीएम को ऊर्जा विभाग जैसा अहम विभाग दिया गया। मोहन मरकाम को ST/SC OBC विभाग की जिम्मेदारी मिल गई। इस पूरी जमावट का अब तक का सार ये कि पार्टी आलाकमान सत्ता, संगठन में असंतोष और अनसुनी जैसी शिकायतों को खत्म करना चाहते हैं। हालांकि क्या इसमें बहुत देर नहीं हो गई, ये सवाल उठता रहा है और बना भी हुआ है। दूसरा ये कि इस बार भी मंत्रिमंडल में जिम्मेदारियों को देते समय वर्ग, समाज, संभाग और सीनियरिटी, चारों चीजों का पूरा ख्याल रखने की कोशिश है। वो आप इस जमावट में जैसे ही ध्यान से देखेंगे तो समझ में आता है। अंतिम बात, क्या ये बदलाव फाइनल है? कोई और कड़ी क्या इसमें नहीं आएगी? तो पद से इस्तीफा देने वाले टेकाम को लेकर नई जिम्मेदारी चुनी जा चुकी है, लेकिन क्या उसका ऐलान होगा? आज ही होगा, कल होगा? दूसरी बात, शनिवार शाम PCC अध्यक्ष पद पर आने के बाद, संभालने के बाद दीपक बैज साहब संगठन में कुछ बदलावों का ऐलान कर सकते हैं, यानी परिवर्तन की कुछ और कड़ियां हैं जो प्रदेश में दिख सकती हैं और उस हिसाब से विपक्ष को अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, इतना तय। तो एक तरफ हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में 23 की तैयारियों में कांग्रेस के ताबड़तोड़ परिवर्तन की, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एनसीपी तोड़कर शिंदे सरकार में शामिल एनसीपी के 9 मंत्रियों को आज विभाग मिल गए। डिप्टी सीएम अजीत पवार को वित्त और योजना, छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति, धनंजय मुंडे को कृषि, दिलीप पाटिल को सहकारी, अनिल पाटिल को पुनर्वास और आपदा प्रबंधन जैसा विभाग मिला। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पास सामान्य प्रशासन, शहरी विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी और सूचना विभाग, इन सबको रखा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास, जो बीजेपी से हैं, गृह, कानून और न्याय व जल संसाधन विभाग। वहां भी आप देखें जो पूरी जमावट है, इसमें एक संतुलन बनाने की कोशिश है। तो कुल मिलाकर सत्ता में संतुलन का होना और दूसरी बात कि एक परसेप्शन का, सही परसेप्शन का क्रिएट करना बड़ा जरूरी है, चाहे छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र। हालांकि सामंजस्य कैसा है और कितना टिकता है, ये सवाल दोनों स्टेट में। अब आते हैं मध्य प्रदेश में युवाओं से जुड़े बड़े मुद्दे। पटवारी भर्ती परीक्षा निरस्त हो जाने के बाद पूरे मामले में कई नए मोड़ आ रहे हैं और युवाओं के मन में बहुत से सवाल हैं। सवालों को डिकोड करेंगे। पहले देखिए दिन भर क्या हुआ। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी और नियुक्तियों पर सरकार की रोक के बाद बैकफुट पर आई बीजेपी अचानक आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने एक दिन पहले भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गड़बड़ी का मुद्दा उठाने वाले कांग्रेस के युवा नेता गौरव त्रिपाठी पर हमला बोला। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट सक्रिय हो गया और इसमें मुख्य भूमिका दिग्विजय सिंह जी की मुझे नजर आती है, क्योंकि वो जो गौरव त्रिपाठी, जो अशोक नगर का स्वयं एक संचालक है कोचिंग, जो कांग्रेस का प्रवक्ता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता है, उसने ये षड्यंत्र रचा है। उधर अशोक नगर में कोचिंग सेंटर चलाने वाले गौरव त्रिपाठी ने बीजेपी के सभी आरोपों को झूठा बताया। ESB की वेबसाइट पर जाकर सभी की जानकारी निकाल सकते हैं, तो वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मैं
कांग्रेस नेता हूं, मेरी भूमिका संदिग्ध है, तो हाँ मैं कांग्रेस नेता हूं, मेरी जांच करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 नंबर के काम नहीं करता, मैं फर्जी काम नहीं करता। गृह मंत्री का दावा है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह गौरव त्रिपाठी के कंधे का सहारा लेकर डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप एक कोचिंग चलाने वाला व्यक्ति है अशोकनगर का, जो इस परीक्षा में खुद फेल हो गया। कॉल डिटेल निकलवा लो, दिग्विजय सिंह से कितनी बात हुई है उसकी। उसके कंधे पर रखकर आप ये गेम जो खेल रहे हो, ये बहुत गलत गेम है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने 2023 में 8000 से ज्यादा पदों पर पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित कराई, लेकिन गुरुवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवक कांग्रेस और एनएसयूआई नेताओं ने इस परीक्षा में भारी धांधलियां गिनाई। इसके बाद परीक्षार्थियों ने प्रदेश भर में कलेक्ट्रेट घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किए। शाम होते होते सरकार ने इस परीक्षा के नतीजों पर रोक लगा दी। बहरहाल सवाल है प्रदेश के हजारों बेरोजगार युवाओं के लंबे वक्त बाद खुले नौकरी के अवसर का। तो आखिर पटवारियों का इंतजार कब तक का है, उनकी नौकरी के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आइए डिकोड करते हैं। एक तरफ कर्मचारियों की हड़ताल तो दूसरी तरफ यूथ की नौकरी से जुड़े पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली का गंभीर आरोप। सरकार इसका प्रेशर ले रही है और सरकार पर इसका प्रेशर साफ दिख रहा है। वो कर्मचारी वर्ग को खफा किसी सूरत में नहीं कर सकती, इसीलिए केंद्र के समान 42% महंगाई भत्ते का ऐलान कर दिया गया। लेकिन पटवारी भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ क्या खेल खेला जा रहा है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त रहते अगर ना मिला तो सत्ता पक्ष इस पर पूरी तरह बैकफुट पर जा सकता है। हालांकि इसमें जांच की बात कहकर मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने गुस्से को युवाओं को थामने का प्रयास किया है। साथ ही आरोप लगाने वाले कोचिंग संचालक को लेकर उल्टा संदेह भी पैदा हो चुका है। इस पर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी भी पूरी तरह स्पष्ट है। कांग्रेस यूथ के मन में इस बात को स्टैब्लिश करना चाहती है कि नियुक्तियां रोककर सरकार ने मान लिया कि गड़बड़ी और धांधली तो हुई है। विपक्ष इसे बड़ा घोटाला बताने की कोशिश करेगी, दबाव बना रही है। इस पूरे मास्टर प्लान को कौन आखिर संचालित कर रहा है, उसका बीजेपी से कहां और कितना कनेक्शन है। लेकिन इन सब में सबसे गंभीर बात जो दोनों पक्षों को भी विचार करनी है, युवाओं का बढ़ता इंतजार और परीक्षाओं की ट्रांसपेरेंसी पर घटता भरोसा। आने वाले वक्त में ये भरोसा क्या वाकई कायम रह पाएगा? बहुत से लोग जो नाउम्मीद होंगे उनका क्या? कई हमने ऐसी समस्याओं को डिकोड किया है। आगे देखते हैं सरकार और विपक्ष इस पर क्या युवाओं को जवाब देती। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव की नातिन अक्षय यादव को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले मास्टरमाइंड सुमित के मकान पर आज बुलडोजर चला है। देखिए इसकी पूरी खबर। बुलडोजर के जरिए जमींदोज होता ये घर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले उस बदमाश सुमित रावत का है, जिसके खिलाफ कुल 9 केस दर्ज हैं। सुमित राय ने 10 जुलाई को अपने 6 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर पूर्व डीजीपी की नातिन अक्षय यादव पर गोली चलाई थी, जिसमें उसकी जान चली गई। आरोपी था सुमित रावत, जिसके ऊपर ऑलरेडी पहले से 7-8 अपराध रामपुर थाना में पंजीबद्ध है। नाबालिग हुआ करता था, उसी जमानत में बाहर था और ये उसका परिवार के साथ में यहाँ रहता था। जब इसके बारे में शिकायत मिली कि उसका मकान अतिक्रमण में बना हुआ है, शासकीय भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ है, इसकी जांच प्रशासन के द्वारा की गई। ये सत्य पाई गई तो उसका अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बाद सुमित के परिवार ने वही सवाल किया कि अपराध बेटे ने किया तो फिर सजा पूरे परिवार को क्यों मिल रही? हमारा का दोस्त वहाँ होने की दिल के नाम से कुछ नहीं है। मकान मैंने कैसे बनाया, मेरा 2 नंबर का मकान, मुझे कोई बताए, कोई कैसे 2 नंबर का है। बुलडोजर वाले एक्शन का संदेश वही है कि सरकार इस तरह के मामलों में किसी को नहीं बख्शेगी। तो हर बार बुलडोजर वाले एक्शन पर कुछ सवाल तो उठे हैं। कितने जायज ये सवाल हैं जिनको उठाया जा रहा है, डिकोड करते हैं। जब कोई ऐसा क्राइम हुआ जिस पर पूरे प्रदेश में हल्ला मचा तो आरोपी के घर बुलडोजर पहुंच गया, उसके अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। हर बार और बार बार यह सवाल उठाया गया कि अगर किसी आरोपी पर पहले से केस दर्ज है, यानी हिस्ट्री शीटर है और उसके कुछ अवैध निर्माण हैं, तो फिर उन पर एक्शन के लिए सीरियस क्राइम का इंतजार क्यों किया जाता है? पर यह भी सही है कि दबे छिपे मिलीभगत या रसूख के आधार पर अगर वो आरोपी बचता आया है और अपने इन कब्जों को बचाता आया है और अब उस पर सीधे वार हो रहा है, इसमें गलत क्या है? दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये उठाया जाने लगा है कि एक व्यक्ति के किए की सजा पूरा परिवार क्यों भुगते? जवाब बड़ा सीधा सा है। जब अवैध कमाई से, गुंडागर्दी से, संरक्षण से पूरी संपत्ति और उसका कोई एक्सटेंशन उपभोग परिवार करता रहा, उसके खिलाफ, गलत के खिलाफ अगर स्वयं आवाज नहीं उठाई है, तो फिर क्या अब ये सवाल उठाने का अधिकार है? क्या पीड़ित
या उसके परिवार या समाज को ये तर्क मान्य होगा जो आज परिवार उठा रहे हैं? अंतिम बात, चाहे यूपी सरकार हो या एमपी सरकार, बुलडोजर वाले एक्शन से मैसेज यही देने की कोशिश है कि गुंडे बदमाश ऐसे अपराधों को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। और अगर ये पीड़ा अपने परिवारों को देखेंगे तो शायद बदमाशों को एहसास होगा कि वो कितनी पीड़ा दूसरों को दे रहे हैं। आज ऐसी खबर पर आते हैं जो तस्वीरें हम सबको प्रभावित करें या ना करें लेकिन पीड़ा पहुंचा रहे हैं। वो हैं देश में फ्लड से जुड़ी तस्वीरें। 2 वेदर सिस्टम एक्टिव होने के बाद उत्तर भारत पानी पानी है। क्या हाल है, जरा देखिए। बाढ़ की ये तस्वीरें किसी गांव या दूर दराज के इलाके की नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली की हैं। दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के 3 मीटर ऊपर है। इसके बाद से राजधानी में भारी वाहनों के एंट्री को रोका गया। हालात ये कि एक तरफ यमुना में जलस्तर बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर निचले इलाकों में जल भराव है। जनजीवन पर इसका प्रभाव साफ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर सड़क पर पानी भर गया। बाढ़ का पानी यमुना बाजार, लाल किले, राजघाट और ISBT कश्मीरी गेट तक पहुंच चुका है। हालात बिगड़ते देख सीएम अरविंद केजरीवाल ने ड्रेनेज ठीक करने के लिए सेना की मदद मांगी है। दिल्ली के साथ ओडिशा और उत्तर भारत में भी बाढ़ का प्रकोप है। लुधियाना में भारी बारिश की वजह से सड़कों और लोगों के घरों में पानी भर गया। ये तस्वीर रुद्रप्रयाग की है जहां भारी बारिश की वजह से लोग बेहद परेशान हैं। केदारनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से जाम की स्थिति है जिसमें सैकड़ों सैलानी भी फंसे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द ये हालात सुधरें, जल्द लोगों को राहत मिले और जितना हो सके ऐसे इलाकों और लोगों की मदद करने आपसे बने तो आप जरूर मदद पहुंचाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।